See, when we talk about electrostatics, okay, electro means charge. Primarily, it means charge here. Okay, static means at rest. We can say not dynamic. The field is not changing with time. ठीक है, तो basically time के respect में क्या बोलते हैं? It is constant. तो with respect to time हम talking about. Okay, and we'll talk about the chapter, but I'll just tell you कि electrostatics को भी दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं अपन. इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी इसको दो पार्ट में दिया है, बट मैं थोड़ा सा अलग फ्लो फॉलो करने वाला हूँ. इन पार्ट वन आई विल टीच यू अबाउट कूलम्स फोर्स, विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, and then we'll talk about electric potential. These are the terms that you'll learn in statics 1. Okay. Also, we'll understand relationship between electric field and electric potential. Okay. And all these concepts we'll apply in a topic called as dipole. Dipole you must have learned in chemistry. केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ डाइपोल, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी लगाएंगे, इनके बीच का रिलेशन सब चलेगा. ओके, ये सब ओवरऑल देखा जाए तो मतलब मोस्ट ऑफ द टर्म्स यू विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर ओनली. सेकेंड चैप्टर electrostatic 2 will deal with concepts like Gauss law and flux. So we'll understand what is flux. Flux is basically flow of energy and all those things. So we'll talk about it. Okay. And Gauss law के बाद flux करने बाद we'll do something called spheres and shells. Gauss law में भी actually you learn about electric field. We have done electric field यहाँ पे, but we'll find a new way और प्रॉब्ली ऐसे इजी वे ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे विल यूज फॉर टफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे थोड़ा सा इजी इंटीग्रेशन आता है, देखेंगे तभी. ओके, स्पीयर्स एंड शेल्स के बाद विल डू टॉपिक्स लाइक अर्थिंग. यू नो व्हाट इज अर्थिंग, राइट? ओके, एंड अर्थिंग के बाद विल डू समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और वी कॉल इसको फैराडेज केज. You must have heard कि when it is lightning you should sit in the car itself because you are safe. Okay, so that concept will come यहाँ पे. And then lastly we'll do some concentric shell problems. These are very famous problems asked in your entrances. Okay, उसके बाद थोड़े बहुत और concepts है, plate problems and all this. So there are some variety of problems that I'll take. That is electro 2. Conceptually rich ज़्यादा क्या बोलते हैं electro 1 है. उसके बाद Gauss's law यहाँ बहुत important topic है, बाकी सब तो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स ही है. ओके, आते हैं. देखो, चार्ज जो है when it is at rest, मतलब जिसका वेलोसिटी 0 है, तो देन वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर. ओके, जब चार्ज मूव होने लगता है, लेट्स से चार्ज हैज अ वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी. ओके, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तब जो चैप्टर हम लोग करेंगे वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑन होल, है ना, बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म राइट नाउ. ओके, उसके बाद अगर चार्ज को एक्सेलरेट कर दे, इफ वी इज वेरिएबल, मतलब चार्ज को हमने एक्सेलरेट कर दिया, देन वी स्टडी चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना. यू शुड नो दैट कि चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है तो करंट तो बनेगा ही, एंड करंट का रिजल्ट क्या है? विद करंट वी गेट मैग्नेटिक फील्ड आल्सो. तो वहां से वी एंटर इनटू MEEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड वंस वी लर्न अ लिटिल बिट ऑफ मैग्नेटिज्म हियर, we'll do detailed magnetism in a chapter called as magnetism. Okay, या इसको magnetism and matter बोलते हैं in your NCERT book. समझ में आया क्या? And you should know that कि अगर करंट से इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है तो उल्टा भी होता है. वो चैप्टर है EMI. and the EMI मतलब if you can produce magnetism से करंट. Okay, तो magnets can be used to produce current. Those concepts we do in electromagnetic induction, and the current produced with the help of EMI is AC. तो दोनों चैप्टर हियर. समझ में आएगा? तो वी स्टार्ट विद स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड देन वी गो टू डायनामिक प्रॉपर्टीज एंड देन एक्सेलरेटिंग प्रॉपर्टीज आल्सो. इज इट मेकिंग सेंस? ओके, ठीक है. तो नाउ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, ठीक है, तो पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है. चार्ज अपन किसको बोलते हैं, राइट? ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड चार्ज फर्स्ट. एक बार चार्ज समझ में आ गया, ठीक है, देन वी विल गो टू द फोर्स एंड ऑल दोस अदर पार्ट्स. तो द फर्स्ट टॉपिक दैट विल डू यहाँ पे इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. अभी चार्ज का क्या पता है अपने को? अपने ये पता है कि क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना. ठीक है, तो वही लिखा है मैंने कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के चार्ज है. ये भी पता है अपने को, लाइक चार्जेस है अगर तो क्या होता है, वो रिपेल करते हैं, ठीक है, और अनलाइक है तो अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना. ये सब चीज हमको बेसिक चीजें पता है. यही पता है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी, राइट? चार्ज स्केलर की वेक्टर है, स्केलर जाइटी ऐड कर सकते हैं. 4 कूलम उसमें -2 कूलम ऐड कर दिया तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा?
+2 है ना, 4 - 2 दैट्स इट। इसमें स्केलर है, 4 में से 2 निकाल लिया तो 2 बच जाएगा, ऐसे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट, कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं, कुछ नहीं। ओके, यूनिट क्या है सर? कूलम। और भी यूनिट्स है बट जो ऐसा यूनिट है दैट इज कूलम। ओके, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज का वो ये है, पहला प्रॉपर्टी। सी यू शुड अंडरस्टैंड कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि 10 कूलम्स ऑफ चार्ज है या 20 कूलम्स ऑफ चार्ज है, तो वी इमेजिन इन आवर माइंड कि इट्स लाइक बकेट ऑफ वाटर, कि इतना सारा चार्ज पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? हम बोलते हैं चार्ज एक कंटिन्यूअस चीज है। ओके, बट इन फैक्ट इट्स नॉट। चार्ज इज लाइक बकेट ऑफ वाटर नहीं है, इट्स लाइक बकेट ऑफ सैंड। ठीक है, जैसे सैंड को तुम, सैंड का बकेट को ऐसे उल्टा करो तो सैंड फ्लो होगा। ठीक है, पानी को उल्टा करो पानी भी फ्लो होगा। बट तुमको पता है कि सैंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, इट्स अ डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है, एंड व्हाट इज अ कंटीन्यूअस सिस्टम। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही व्हेन यू से 1 कूलम 2 कूलम 20 कूलम, इट लुक्स लाइक, क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस सिस्टम, कि 2 कूलम का चार्ज होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे वॉल ऐसा दिख रहा है कि मतलब 2 कूलम। ठीक है, ओके, बट यू शुड नो दैट वो 2 कूलम भी एक्चुअली छोटे छोटे चार्जेस से बना हुआ है, जैसे लाइक सैंड का फ्लो। ओके, सैंड का फ्लो इज कंटीन्यूअस बट इट लुक्स कंटीन्यूअस, इनसाइड एक्चुअली इट इज डिस्क्रीट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, जैसे वॉल देखने में एक बड़ा वॉल लग रहा है, ठीक है, पर देखो तो स्मॉल स्मॉल बिग से बना हुआ है। ऐसे वी से दैट एनी चार्ज इन यूनिवर्स इज क्वांटाइज्ड, मतलब इट एग्जिस्ट इन पैकेट्स एंड ईच पैकेट इज कॉल्ड एज स्मॉल ई। एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं उसको, इट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली देखा जाए तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। स्मॉलेस्ट जैसे एटम्स से बनता है जो मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर, वो सब वैसे ही समझ लो। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ चार्ज इज ई। समझ में आएगा? तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना होगा? ई। समझा? और जो भी चार्जेस यूनिवर्स में है सब ई के ही मल्टीपल है। ओके, तो आई कैन से दैट इफ आई 1 कूलम ऑफ चार्ज तो दैट विल बी सम n नंबर ऑफ ईस, है ना। एंड अपने सिलेबस में n हैज टू बी स्ट्रिक्टली एन इंटीजर, मतलब n कैन नॉट बी लाइक 1/2, ठीक है, 1/5, 1/3, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे सिलेबस में इंटीजर ही होगा, मतलब ठीक है, 2, 3, 4, 5, 10⁵, व्हाटएवर। समझा? n हैज टू बी स्ट्रिक्टली एन इंटीजर, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमने पार्शियल चार्जेस डिस्कवर नहीं किए। ओके, मतलब ऐसे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, सो हम क्वार्क्स बोलते हैं। ठीक है, क्वार्क्स विल हैव चार्ज ऐसा 1/3e, 2/3e, दे आर पार्शियल चार्जेस, मतलब ठीक है, नेचर में पार्शियल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं बट दीज आर नॉट स्टेबल, दे एग्जिस्ट ओनली फॉर सम मोमेंट। ओके, इसीलिए हमने इसको नहीं कंसिडर किया है। मतलब अगर इफ यू डू लर्न क्वांटम मैकेनिक्स तो क्वार्क पढ़ाते हैं, पर हमारे लिए n हमेशा नंबर, इंटीजर ही रहेगा। समझ में आएगा? आई गेट द पॉइंट। ठीक है, तो एवरी चार्ज इन द वर्ल्ड इज क्वांटाइज्ड, मतलब इट विल एग्जिस्ट इन पैकेट्स, ईच पैकेट इज ई, और ये n इंटीजर रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे कि भाई 1 कूलम का चार्ज है तो उसमें कितने एलिमेंट्री चार्जेस है बताओ। ठीक है, तो यू कैन डू इट, q इक्वल टू एन वाला फॉर्मूला यूज कर लो। q मतलब तुम्हारा चार्ज, दैट इज 1 कूलम। ओके, n यू डोंट नो, एंड e का वैल्यू यू नो 1.6 × 10⁻⁷, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड n। So if they ask you number of elementary charge in certain amount of q, then you can always use this formula. समझा? बॉटम लाइन ये है कि हर चार्ज जो है वो एनी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमको नहीं मालूम था। ठीक है, और देखो सुनो चार्ज के बारे में एक और चीज सुनो, जैसे जब भी हम बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, ठीक है, तो हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है कि न्यूट्रल मतलब क्या है, चार्ज है ही नहीं उसके अंदर। That is not true। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं चार्ज नहीं है। अभी एटम्स है तो सब कुछ एटम से ही बना हुआ है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो रहे ना। ठीक है, तो न्यूट्रल का ये नहीं चार्ज ही नहीं है उसके अंदर। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझा ना? न्यूट्रल का मतलब ये नहीं एब्सेंस ऑफ चार्ज इज नॉट न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब क्या है कि हम इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया ना? ठीक है, ये चीज का ध्यान रखो। ठीक है, ऑल्सो अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब क्या है कि तुमने उसमें से नेगेटिव चार्ज निकाल लिया। समझा? तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव मी अ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड कि हम प्रोटॉन्स को नहीं निकाल सकते ऑब्जेक्ट में से। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी को ऑब्जेक्ट पॉजिटिव करना है तो उसमें नेगेटिव निकाल लो। समझ में आएगा? कि जो नेगेटिव करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल दो। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल मेक्स अ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन मेक्स एन ऑब्जेक्ट नेगेटिव। समझा ना? तो यू शुड नो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव हम बोलते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स है। समझा? इनका मूवमेंट क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन करता है। समझा? तो इसलिए यू शुड नो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिफिकेशन। एनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दैट वी आर डूइंग समवेयर और अदर वे, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। वहां पे प्रोटॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। समझ में आया क्या? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट प्रोटॉन ऐड किया उसके ऊपर, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया क्या? अच्छा, तो दैट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। और एक और बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है जो अभी अभी आपने मॉडर्न फिजिक्स में रिलेटिविटी किया। ठीक है, एंड वी फाउंड आउट कि
कोई मास है अगर, ठीक है, तो इफ आई गिव इट वेरी हाई वेलोसिटी, है ना, तो क्या होता है, तो उसका मास चेंज होता है, राइट, है ना, रिमेंबर, ठीक है ना। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, इट वाज m इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं मूविंग मास, रिमेंबर मूविंग मास बोलते थे इसको, है ना, जब इट इज योर मास व्हेन यू आर इन मोशन, ठीक है। एंड व्हाट इज m नॉट, m नॉट वाज कॉल्ड एज योर रेस्ट मास, है ना, और v इज वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे भी लिखा था, गामा m नॉट भी लिख सकते हैं इसको, है ना, रिमेंबर वी यूज्ड टू कॉल दिस, इसको हम गामा बोल रहे थे, 1/√1 - v²/c²। तो ये फॉर्मूला रिलेटिविटी से आता है। रिलेटिविटी क्या बोलता है अपने को कि मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, राइट। एंड जैसे हम हाई स्पीड पे रहते हैं तो मास भी चेंज हो जाता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड, अब देखो मैटर में दो चीज होती है, एक उसका मास होता है, दूसरा उसमें चार्ज होता है, बिकॉज मैटर किससे बना हुआ है, मैटर मतलब एटम से बना होगा, ठीक है, एटम्स किससे बना हुआ है, प्रोटॉन से, उसमें इलेक्ट्रॉन से। तो कोई भी मैटर लिया अपन ने तो उसमें मास तो है बट चार्ज भी रहेगा, तो चार्ज एंड मास आर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बट ये दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी में एक्चुअली मेरे को तो जो चार्ज उसको वो और भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बिकॉज स्पीड के साथ साथ मास चेंज हो जाएगा बट चार्ज चेंज नहीं होता, समझा क्या, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। मतलब रिलेटिविटी पिक्चर में आता है, मतलब हाई स्पीड पिक्चर में आता है तो वो वेरी नहीं करता, इनवेरिएंट है वो, समझा। तो एट हाई स्पीड्स मास विल चेंज बट चार्ज विल नॉट, दैट यू शुड नो, इट मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मास और चार्ज बोथ आर वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बट मास विल चेंज विद स्पीड, चार्ज विल नॉट, इज मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा है। ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए। और भी चीजें बताते हैं। अब जैसे ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये तो सिंपल सा कॉमन सेंस ही है कि इफ यू हैव आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, तो नेट चार्ज विल बी सेम। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट्स, जहां पे ए पे 10 कूलम्स है, बी पे -2 कूलम्स है और सी पे कुछ +10 कूलम्स है। तो ये सिस्टम का नेट चार्ज कितना हो गया, 18, है ना, 10 + 10 20 -2, है ना, 18। तो ये बोलते हैं कि लेट्स से बाय सम मैकेनिज्म आई एम एबल टू मूव चार्जेस, ठीक है। तो मैंने मूव करके क्या बोलते हैं, ए पे 20 कूलम डाल दिया, ठीक है, बी पे 2 कूलम डाल दिया, तो सी पे कितना होगा, सी पे कितना होना चाहिए। तो आई मस्ट मेक श्योर, आई सेड ना कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो नेट चार्ज हैज टू बी सेम। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी अभी जो है इट हैज टू बी सेम एज जो प्रीवियस वैल्यू थी। प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 18 थी ना, पहले 18 था अगर, तो अभी भी 18 ही होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे कितना है, a + b = 22 प्लस c शुड बी 18, कितना है भाई, -4, तो -4 कूलम्स, समझ में आया ना, मतलब ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट कि आइसोलेट सिस्टम है तो चार्ज यहाँ कहीं गायब नहीं हो जाएगा, ठीक है, चार्ज जैसा है वैसे ही रहेगा। ओके, अब तुमने यहाँ वहाँ मूव किया है तो इट विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली, समझ में आया। जैसे यहाँ पे हमने ए पे 20 लाया और बी पे 2 लाया, तो सी पे -4 होना चाहिए, बिकॉज नेट चार्ज हैज टू बी सेम, समझ में आया क्या, ठीक है। अच्छा, और सुनो, ये भी बहुत कॉमन प्रॉपर्टी जो तुमको पता ही है, कंडक्शन और इंडक्शन, ये दो टर्म हमको पता होना चाहिए। ओके, कंडक्शन का मतलब क्या है, जैसे 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स, जैसे एक ऑब्जेक्ट को मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया है, समझ लो इसमें 40 कूलम्स है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट में समझ लो 10 कूलम्स है, ओके, और मैंने इनको कनेक्ट कर दिया कोई वायर से, ठीक है, थोड़ा दूर दूर रखा है इसको, ठीक है, दूर रखा है और एक वायर लगा दिया। तो द मोमेंट यू कनेक्ट द वायर व्हाट विल हैपन, चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है, इट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो हायर से लोअर जाता है, वैसे जैसे समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिसाइड करता है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में, बट समझो कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, समझा। अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे अगर एक स्पीयर लिया मैंने, उसमें 40 कूलम्स है, यही एग्जांपल लेते हैं, और एक और स्पीयर लिया एकदम आइडेंटिकल, ओके, 2 आइडेंटिकल स्पीयर है, इसमें 10 कूलम्स है, अगर आइडेंटिकल है और उसको वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो देन हायर चार्ज से लोअर चार्ज में क्या बोलते हैं, चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक बराबर नहीं हो जाए, ठीक है, दैट मींस इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, Q विल बी इक्वल टू Q1 + Q2/2 फाइनल चार्ज, है ना। मतलब यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 10 है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज कितना हो गया आपको सिस्टम का 50, ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 करो 25। तो चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक यहाँ पे 25 ना हो जाए और यहाँ पे 25 ना हो जाए। मतलब कितना चार्ज फ्लो होना पड़ेगा, 40 में से 15 निकलना पड़ेगा, समझा, और इसमें जाना पड़ेगा, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो एक्चुअली में चार्ज फ्लोज अंटिल पोटेंशियल इज सेम, पर अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन ऑल रेस्पेक्ट्स, देन वी कैन से दैट चार्ज विल बी इक्वली डिवाइडेड। तो अभी के लिए तुम इक्वल डिवाइड वाला केस से तुमको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इफ आई से दिस स्फीयर ए स्फीयर बी, इसमें 20 है इसमें 10 है, चिपका दिया, तो एट द एंड चार्ज कितना हो जाएगा,
20 एंड 10 चिपका है, क्या होगा 15-15, समझा क्या? ठीक है, दोनों में 15-15 आ जाएगा। इस मेकिंग सेंस? अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो चार्जेस विल बी इक्वली डिवाइडेड, तो फाइनल चार्ज क्या होगा Q1 + Q2/2। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ठीक है, एग्जांपल चलो, और एक स्फीयर है, इसमें 50 कूलम्स है, ठीक है, एक और स्फीयर है -10 कूलम्स है, तो बाद में टच करने के बाद कितना हो जाएगा चार्जेस? हाँ 20-20। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? समझ में आया ना? तो सही 20-20 माइनस 40 टोटल 20-20, समझ में आया ना? कनेक्शन के बाद विद देयर इज अ फिजिकल कनेक्शन हियर, ओके, दिस अ वायर हियर। एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आया ना? आ जाओ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये तो हम बचपन में करते थे, ठीक है, तुमको याद है? तो हम लोग इस स्केल को बाल में से रब करते थे, एंड देन क्या होते, स्पॉन्सर पेपर का पीसेस वी कीप, एंड व्हाट हैपेंस, दोस पेपर पीसेस विल गेट अट्रैक्टेड। समझा? अब समझो, तुम समझो मतलब, ठीक है, ये जो पेपर का पीसेस था तुम्हारा, ये सब न्यूट्रल थे ना, इनको थोड़ा तुमने घसा हुआ कुछ किया। अब जब तुम स्केल को घिसते हो तो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तुमने रब किया ना थर्म, तो क्या इसके, तो ये स्केल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज को तुम अगर एक न्यूट्रल के पास लेके आओगे तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को रिपेल करेगा, बिकॉज न्यूट्रल का मतलब क्या है, दोनों चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, तो ये पॉजिटिव इसके पास में लाते हो तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को रिपेल करता है, बोलता है पीछे, ठीक है, तो पॉजिटिव पीछे ले आएगा, तो व्हाट इज एक्सपोज्ड? नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेगेटिव एक्सपोज, ऐसा हो जाता है डायग्राम, ठीक है। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, समझा? ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंडक्शन। हमने टच नहीं किया, फिजिकल टच इज नॉट देयर, समझ में आ रहा है क्या? हमने बाहर रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इंडक्शन हो गया। So what is induction? There is no physical touch, ठीक है। What is conduction? There is a physical touch और there is a wire connected। अगर तो कंडक्शन और इंडक्शन में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस आते हैं, ठीक है, यहाँ पे चार्जेस फ्लो करते हैं। एनी क्वेश्चंस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? कंडक्शन समझ में? अच्छा, अब समझो। अब इस ये जो इंडक्शन का एग्जांपल है, इससे पता मुझे क्या समझ आता है कि लेट्स से आई हैव लाइक चार्जेस, ठीक है। जैसे अगर मैंने क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ए इज आवर स्केल जिसको हमने रब किया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बी आया अपने पास और हमने देखा ऑब्जेक्ट ए हमने रब किया हुआ स्केल समझ लो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इसको हमने बी के पास लेकर आया, राइट, और बी इसको अट्रैक्ट हो गया, समझा? अब बी अट्रैक्ट हो गया तो एक बच्चे ने बोला, अरे सर बी शुड बी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ओके, दैट वाज वन किड का आंसर। जैसे ये पेपर का पीस है कुछ भी अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो उसने बोला न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है ये, और दूसरा बच्चा बोलता नहीं 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 ये पॉजिटिव है ना, तो ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव होना चाहिए। हु इज करेक्ट? तो वन पर्सन इज सेइंग कि बी हैज टू बी न्यूट्रल, दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अदर पर्सन इज बी हैज टू बी नेगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो हु इज करेक्ट? बोथ आर करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी ऐसे अट्रैक्ट होता है, उसका नेगेटिव पीछे एक्सपोज हो जाता है, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो न्यूट्रल भी अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और नेगेटिव भी अट्रैक्ट होगा। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि अट्रैक्शन, ठीक है, विल नॉट टेल मी द ट्रू पिक्चर। मतलब ऑब्जेक्ट, आई कैन नॉट से कि बी इज चार्ज और नॉट। कोई मुझे पूछे बी चार्ज है क्या, बोले पता नहीं, न्यूट्रल भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो अट्रैक्शन इज नॉट नो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है तो मैं डाउटफुल हूं मैं कि ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था कि नेगेटिव चार्ज था। अगर एम आई गेटिंग अ करेक्ट आंसर? नो, आई एम डाउटफुल। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ में आएगा? यू शुड नो दैट। अच्छा, उल्टा होता है, समझ लो। अगर समझ लो ये मेरा रॉड है, ठीक है, चार्ज रॉड, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने और रिपेल हो गया, तो ये पॉजिटिव रॉड है और ये रिपेल हो गया, मतलब ये पॉजिटिव होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? इट हैज टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो रिपल्शन इज अ ट्रू टेस्ट। इफ आई वांट टू चेक कि वेदर बी इज चार्ज और नॉट, इट शुड गेट रिपेल्ड, नॉट अट्रैक्टेड। अगर अट्रैक्ट हो गया तो मैं डाउटफुल हूं, न्यूट्रल तो नहीं था। समझा? इसलिए वी से दैट रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अरे इक्वल है, बट व्हाट इज एक्सपोज्ड? इट विल गेट अट्रैक्टेड ना। इमेजिन कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इसके पास आएगा ना। तो पॉजिटिव पीछे है और नेगेटिव सामने है, ठीक है, उसके बाद आया तो क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ पॉजिटिव है ना। Yeah, the whole body is also negative, then also it can get attracted. It is partially negative or fully negative, both cases may get attracted, right? So attraction will happen. Getting the point? Attraction तो होगा, चाहे तुम न्यूट्रल हो चाहे तुम नेगेटिव हो, ठीक है। तो इसलिए अट्रैक्शन के बेसिस पे बी चार्ज है कि नहीं
ये बताना बहुत मुश्किल है, समझा क्या? अगर मैं बोला बी अट्रैक्ट हो गया ए को, तो मैं बोलता हूँ वो न्यूट्रल हो सकता है या तो वो चार्ज हो सकता है, ठीक है। पर अगर मैं बोलूँ बी रिपेल हो गया, सेम ऑब्जेक्ट को मैंने बोला कि ये ए और बी गेट्स रिपेल्ड, तो डेफिनेटली आई कैन से दैट कि बी हैज टू बी पॉजिटिव, डेफिनेटली। अट्रैक्ट हो गया अगर, इज गेटिंग अट्रैक्टेड, then I have two answers. Is it making sense? So you should know repulsion is the true test of electrification. Attraction is not, because attraction दो लोग से हो सकता है, opposite charge से भी हो सकता है और neutral से भी हो सकता है। थोड़ा चमका कि बाउंसर गया। अच्छा, तो ये जो मैंने बोला तुमको कि repulsion is the true test of electrification, उसके बेसिस पे we have made something called as gold leaf electroscope, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, बताता है कि ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं। फंडा बहुत सिंपल है। यू सी दिस येलो थिंग, येलो कॉइल, ये येलो कॉइल कॉपर का कॉइल है, ठीक है। ये कॉपर का कॉइल को हम एक ग्लास केस में डाल देते हैं, एंड देन यू सी दिस वाइट, हमने क्या करते हैं, गोल्ड के फॉइल को, एक गोल्ड फॉइल को फोल्ड करके वी शेप बना देते हैं और उसको ऐसे कॉपर के ऊपर रख देते हैं। समझ में आएगा? ऐसे रखा हुआ है। अब जैसे कोई चार्ज ऑब्जेक्ट तुम लेके आओ, जैसे मैंने कहा कि मैंने इंडक्शन टेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा कि एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, उसको इसके पास में लेकर आया, ठीक है। तो क्या होगा, नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड, ओके, एंड पॉजिटिव विल बी थ्रोन पीछे, है ना। जो तुम्हारा कॉपर है उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, येलो में तो दोनों है। ये जो रॉड आएगा वो क्या करेगा, रॉड पॉजिटिव है तो क्या करेगा, नेगेटिव को अपने पास में रखने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे ले आएंगे, नीचे जाके किसके पास जाएंगे, गोल्ड लीफ के पास जाएंगे। अब ये गोल्ड लीफ के दोनों एडजस्ट पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दे गेट रिपेल्ड। तो गोल्ड लीफ के दोनों एडजस्ट पे क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड गेट रिपेल्ड। तो जैसे रिपेल होता है तो मुझे समझ आता है हाँ ये ऑब्जेक्ट चार्ज था। अगर ये चार्ज नहीं होता और मैं रॉड को ऐसे लेके जाऊं पास में, तो कुछ भी नहीं होगा। समझ में आएगा? लेट्स से इफ दिस रॉड इज नॉट चार्ज, देन व्हाट विल हैपन, नथिंग विल हैपन, ठीक है। इफ दिस रॉड इज चार्ज, देन इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव, इट विल रिपेल द पॉजिटिव, ठीक है, एंड पॉजिटिव विल गो ऑन गोल्ड लीफ एंड द गोल्ड लीफ एक्सपांड्स। समझ में आ रहा है क्या? तो गोल्ड लीफ का एक्सपांशन टेल्स मी दैट कि दिस ऑब्जेक्ट इज चार्ज। आई गेट द पॉइंट? हां, नहीं, इफ आई टेक नेगेटिव, ओके लाइक दिस, समझ लो मैं ये रॉड मेरा पॉजिटिव ही नेगेटिव है, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, अगर ये रॉड नेगेटिव है तो क्या करेगा, पॉजिटिव को पकड़ के रखेगा, ये नेगेटिव नीचे चले जाएंगे, है ना। तो नेगेटिव कैसे रिपेल होगा वो, है ना। हाँ, गोल्ड लीफ में क्या होगा, यहाँ से ये पॉजिटिव पकड़ के रखा है, नेगेटिव को नीचे फेंक दिया, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, गोल्ड लीफ के चले जाएंगे, और गोल्ड लीफ के दोनों एडजस्ट पे क्या है, सेम चार्जेस, तो इट गेट्स रिपेल्ड। समझा? कॉपर का नेगेटिव चार्ज गोल्ड लीफ पे चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, गोल्ड लीफ के दोनों एडजस्ट पे सेम चार्जेस है, तो इसलिए वो रिपेल कर देता है। समझा है ना? गोल्ड लीफ का चार्ज कुछ नहीं है, कॉपर का, ये जो येलो वाला कॉपर है, ठीक है, उसके चार्जेस, उसका पॉजिटिव इसको पकड़ के रखा है इसने, उसके नेगेटिव नीचे फेंक दिया, तो नीचे जाएगा तो किसके पास जाएगा, वो नीचे गोल्ड लीफ है ना, तो गोल्ड लीफ जाके समझ जाते हैं वो लोग, और जैसे गोल्ड लीफ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आया तो विल गेट रिपेल्ड। तो जैसे गोल्ड लीफ रिपेल होता है तो मैं बोलता हूँ हाँ ये रॉड जो है चार्ज है। समझा ना? इफ आई टेक अ न्यूट्रल, समझ ले चार्ज ही नहीं, रॉड चार्ज ही नहीं है, तो क्या होगा, इफ दिस रॉड इज नॉट चार्ज व्हाट विल हैपन, नथिंग विल हैपन भाई, कुछ नहीं होगा, ठीक है। रॉड लेके आओ, कुछ नहीं होगा, समझ में आया? इफ इज न्यूट्रल नथिंग विल हैपन, ठीक है। विद चार्ज देन द गोल्ड लीफ गेट एक्सपांडेड। समझा था? तो रिपल्शन हम यूज कर रहे हैं चेक करने के लिए कि ये रॉड चार्ज है कि नहीं। समझ आया थोड़ा बहुत? पक्का? ठीक है। तो ये सब चीज हमको, व्हेन आई टॉक अबाउट चार्जेस, you should know all of these properties, okay? हमको ये पता होना चाहिए कि चार्ज के टाइप्स है, एंड देन इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, मतलब वो स्पीड से चेंज नहीं होता ऑब्वियसली। और ये समझो कि इलेक्ट्रॉन है जो मूव हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं मूव होता, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐड अगर निकाल लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। एंड लास्टली क्या बोलते हैं, आई टॉक्ड अबाउट कंडक्शन एंड इंडक्शन। ये तो ठीक है, मतलब नेट चार्ज इन सिस्टम इज कांस्टेंट, क्योंकि कंडक्शन इंडक्शन में पता होना चाहिए कि फिजिकल टच करोगे अगर, ठीक है, तो भी चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं, और अगर थोड़ा दूर रखा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो भी क्या बोलते हैं, चार्जेस ऐसे इंड्यूस हो जाते हैं। इनको बोलते हैं हम इंड्यूस चार्जेस। समझा? ये इंड्यूस हुआ है, समझ में आएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, ओके। एंड देन थोड़ा बहुत गोल्ड लीफ पता होना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी में दिया है, तो इसलिए बता दिया वो कि रिपल्शन इज अ ट्रू टेस्ट, एंड उसके बेसिस पे वी कैन मेक अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। समझा? तो आई जस्ट राइट दिस वर्ड आल्सो कि repulsion is true test. True test for what? To check whether object is charged or not. समझ में आया ना? ठीक है, आ जाओ।
ठीक है, ये तो लेट्स गो टू द टॉपिक कूलम्स लॉ। ओके, अभी फोर्स पे पूछते हैं। बहुत सारा चीज बोर्ड में है, पहले देखो मैं बताता हूँ एक एक करके। ओके, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट एट द टाइम। लेट्स से देखो, तो व्हाट इज कूलम्स लॉ? ओके, इट सेज दैट इफ यू हैव टू चार्जेस Q1 Q2, दो चार्ज है Q1 Q2, उनके बीच में डिस्टेंस अगर R है तो क्या होगा? या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। लाइक है तो अट्रैक्ट कि रिपेल? रिपेल। अनलाइक है तो अट्रैक्ट। तो मैंने यहाँ पे दो अनलाइक चार्जेस लाइक लिया हुआ है, तो रिपेल करेंगे, राइट? तो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो जितना भारी चार्ज रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, उतना ही कम फोर्स, ठीक है। समझ में आया? तो दिस साइड की इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ इज अ इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको निकालने के लिए वी नीड अ कांस्टेंट, तो आई एम कॉलिंग इट स्मॉल के, ठीक है। और स्मॉल के जो है इसको एक्सपांड करेंगे तो इट इज एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट्स एक पूरा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। समझ में आया? इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू है 8.85 10⁻12। समझ में आया क्या? ठीक है। तो दिस इज द F इज इक्वल टू, मैं हमेशा इसको K से ही रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, तो इट्स इजियर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। दिस इज स्मॉल के, बाय द वे, ठीक। अच्छा, अगर दोनों के बीच में स्पेस है या वैक्यूम है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? ये फॉर्मूला करेक्ट है। समझा? दो चार्ज के बीच में कुछ भी नहीं है, इसके स्पेस है, वैक्यूम है या एयर भी बोलो चलेगा, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज परफेक्टली फाइन। ओके, हाउएवर व्हाट वी हैव रियलाइज्ड कि इस दो चार्ज को समझ लो मैंने पानी में डाल दिया, या गोल्ड के अंदर है या सिल्वर के अंदर है, इफ आई चेंज दिस मीडियम, दोनों के मीडियम चेंज कर दिया तो फोर्स कुछ और हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। क्या होता है कि जो तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज आती है, इट बिकम्स K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। यू सी, ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट है वहां पे मैंने क्या लिखा है? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। K इज अ कांस्टेंट दैट वी अटैच टू दैट मीडियम, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझा ना? हर मीडियम का एक हमने नंबर देके रखा हुआ है कि कितना फोर्स चेंज होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो नंबर को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे व्हेन आई टीच यू पोलराइजेशन। समझा? तो अभी पोलराइजेशन पढ़ाया नहीं है, तो वहां पे इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है और डिस्कस करेंगे, ठीक से। पर समझो कि दो चार्ज के बीच में अगर स्पेस है तो फोर्स समझो 20 कूलम्स है, पर अगर कुछ और मीडियम आ गया, पानी आ गया या कुछ और आ गया, ठीक है, तो फोर्स कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो कम ज्यादा को अकोमोडेट करने के लिए हमने ये कांस्टेंट को रखा हुआ है। तो ये कांस्टेंट चेंज आएगा, अगर मीडियम में डालोगे इसको तो क्या हो जाएगा? ये एप्सिलॉन नॉट बन जाता है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। समझा? और ये K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट को हमने नाम दे दिया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोला परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझा? व्हाट इज एप्सिलॉन? इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। व्हाट इज इट? इट इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज कैपिटल K? इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना? इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो अभी समझो कि हमने नंबर देके रखा हुआ है कितना फोर्स कम हो रहा है। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, मैग्नेटिज्म में ऐसा ही कांस्टेंट वहां पे भी है, μ0 और म्यू लिखेंगे वहां पर। वहां पे ना हम उसके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि वहीं से थोड़ा सा चुरा लिया है, मतलब कोई कोई को तुम देखोगे ना अगर, ठीक है, तो वो K नहीं लिखते, वो ER लिखते हैं। बोथ आर द सेम टर्म्स, ठीक है, बट इफ यू सी ER मतलब कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, मतलब दो मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, तो उनके बीच कनेक्शन जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आया? तो डाइलेक्ट्रिक मैं प्रेफर करता हूँ K यूज करना, ठीक है, बट बहुत सारे बुक्स में ER लिखा होता है, तो ये ER वाला टर्म मैग्नेटिज्म से आता है, तो वहां भी करेंगे हम लोग, ओके। बट अभी के लिए वी ऑलवेज प्रेफर कैपिटल K, बट इफ यू सी ER अंडरस्टैंड इट्स द सेम टर्म। समझा? तो आई कैन राइट K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट और आई कैन राइट ER एप्सिलॉन नॉट, व्हाटएवर इट मेक्स यू हैप्पी। आई गेट द पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो अब मीडियम में आएंगे तो फोर्स अब बदल जाएगा। तो पहले F लिख रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², अब लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R²। समझ में आया क्या? ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड, लुक एट दिस, लुक एट दिस पार्ट। ये तो F है अपना, ठीक है, ये वाला F, ठीक है, तो मैंने वहां पे F लिख दिया। फिर मैंने क्या किया? K को यहां लिया और F यहां नीचे ले लिया, ठीक है। फिर मैंने एक डेफिनेशन तुमको दे दी, ठीक है। मैंने बोला व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? मैंने बोला ये क्या है? इट इज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर वर्सेस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम। मतलब मैंने क्या किया, ये फोर्स निकाला एयर में कितना आया, 20 आया, और मीडियम में गए
तो समझो 10 आया, तो ऐसे 20/10 इज डायरेक्टली कांस्टेंट. दैट इज आल्सो वी कैन डिफाइन इट, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. समझ में आएगी बाउंसर? ठीक है. कूलम्स लॉ जो है वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है. समझ में आ रहा है क्या? हवा में फोर्स कुछ और होगा, ठीक है, पानी वानी में कुछ और हो जाएगा. समझा? तो वो कैसे चेंज होता है? वही सेम फॉर्मूला है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट है वहां पे k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट है. बस यू गेट दैट. ठीक है. It will be integer, that value is given to you. Okay, it's fixed for a particular medium. Okay, 80 20 वो that is provided to you. तो तुमको कैलकुलेट करना तो नहीं बोलेंगे, मोस्टली तुमको दिया होगा. समझा? बट समझो कि मीडियम में फोर्स चेंज होता है. ओके, और जब चेंज होगा तो क्या होगा कि क्या बोलते हैं, क्या चेंज होगा समझो, जहाँ पे एप्सिलॉन हो k टाइम्स एप्सिलॉन हो, बस और कुछ नहीं. समझा? बट अभी तो ये इस पे काम कर रहे हैं, बट तुमको बता दिया मैंने यहाँ पे. एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. एनी क्वेश्चंस? कूलम्स लॉ फॉर यू. अब करेंगे थोड़े सम्स, पर उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज आया था उनको. तो पहला प्रॉपर्टी जो मैंने लिखा है वो ये है कि एक्शन रिएक्शन. मतलब क्या है देखो, जैसे इफ आई हैव चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 है, तो ना पॉजिटिव है. ठीक है, तो ये पॉजिटिव है. देखो तो Q2 Q1 को रिपेल करेगा इस तरफ, है ना. इसको लिखते हैं अपन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. ये इसका लैंग्वेज है. मतलब व्हेन आई गेट F12 उसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. तो देखो मैंने वही लिखा है यहाँ पर F12. दिस इज एक्चुअली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. समझा? ठीक है. अच्छा, Q2 ने Q1 को रिपेल किया, तो ये भी पॉजिटिव है, तो उसको रिपेल ही करेगा. तो यहाँ पे ये Q2 इज रिपेल दैट साइड, राइट. दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू दिस 1. इसको लिखा है यहाँ पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. एंड वी हैव रियलाइज कि वैल्यू इक्वल होता है बट डायरेक्शन ऑपोजिट होता है. तो इसलिए बोला कि भाई इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस है ना. ठीक है, इसलिए इसको बोला एक्शन रिएक्शन पेयर. तो जितना फोर्स 1 2 पे लगाता है उतना फोर्स 2 1 पे लगाता है. समझा? और ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, बिकॉज आई विल शो यू लेटर विल सॉल्व सम सम्स व्हिच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड अदरवाइज, बट ये प्रॉपर्टी यूज करके इजीली आंसर मिल जाता है. समझ में आ गया? तो फोर्स क्या है, जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा. दैट इज कॉल्ड एज एक्शन रिएक्शन पेयर. एंड देयर ऑपोजिट डायरेक्शन. एक्शन रिएक्शन पेयर डू नॉट कैंसल ईच अदर. व्हाई? बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये फोर्स Q1 पे है, वो फोर्स Q2 पे है, तो कैसे कैंसिल करेंगे? अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स लगा रहा है, से पेन को इधर से धक्का मारो इधर से धक्का मारो तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, पर ये पेन को धक्का मार रहे हो, किसी और चीज को धक्का मार रहा है. समझा ना? तो इसलिए कैंसिल नहीं करते इसको. समझ में आया? फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्शन रिएक्शन पेयर. सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स. अब इसमें क्या फंडा है देखो, जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, तो आई नो दे आर लाइक चार्जेस, तो दे विल रिपेल. ठीक है, बट द रिपल्शन डज नॉट हैपन लाइक दिस. ऐसा रिपेल नहीं करता. मतलब ऐसे चार्ज रखा है, ठीक है, तो ऐसे रिपेल नहीं होगा. वो चार्ज रखा तो ऐसे रिपेल होता है. वो समझ में? मतलब क्या है कि फोर्स का जो डायरेक्शन वो फिक्स्ड है. मतलब हम बोलते हैं कि तुम क्या करो, पहले लाइन ज्वाइन करो. मतलब यू ज्वाइन द टू चार्जेस. दिस इज लाइन ज्वाइन टू चार्जेस. द फोर्स हैज टू बी अलोंग दिस लाइन ओनली, वेदर इट्स अट्रैक्शन और रिपल्शन. अगर रिपल्शन है तो इसी लाइन पे इस तरफ, और अट्रैक्शन है तो इसी लाइन पे इस तरफ. फोर्स हैज टू बी ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. ऐसे रिपल्शन पॉसिबल नहीं है. रिपल्शन ऐसा होगा, अट्रैक्शन भी ऐसे होगा. समझ में आया क्या? तो दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग. सेंट्रल फोर्स मतलब क्या है कि फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस. दिस इज नॉट अलाउड. यूज अ कलर, डिफरेंट कलर. ये अलाउड नहीं है. ठीक है, ये चलेगा, ऐसे रिपेल कर सकता है, ऐसे रिपेल नहीं हो सकता. समझ में आ गया फंडा? ठीक है, प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पहला क्या बोला कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, इक्वल अपोजिट फोर्स लगने वाला है. सेकंड बोला कि फोर्स रिपेल करेगा तो ऐसे ऐसे रिपेल नहीं करने वाला, ऐसे ही रिपेल करेगा. लाइन ज्वाइन करो, उसी लाइन पे फोर्स होना चाहिए. देखो लाइन ज्वाइन किया है मैंने, उसी लाइन पे फोर्स बनाया, चाहे अट्रैक्शन बनाओ चाहे रिपल्शन बनाओ, फोर्स इज ऑलवेज द लाइन. समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेटिव फोर्स. डू यू रिमेंबर कंजर्वेटिव फोर्स? तो याद है क्या? लेट्स से कंजर्वेटिव फोर्स डेफिनेशन क्या था? लेट्स से आई एम एट पॉइंट ए एंड आई एम गोइंग एट पॉइंट बी. ओके, तो यहां से यहां गए अगर हम लोग, ठीक है, तो जो वर्क डन है टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट वर्क डन इफ इट इज पाथ डिपेंडेंट. मतलब अगर यहां ऐसे ये पाथ लिया तो वर्क कुछ और आ रहा है, और ये पाथ लिया और वर्क कुछ और आ रहा है, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है, इफ वर्क डन इज सेम, यू टेक एनी पाथ, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स.
समझा? तो फोर्स या वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, जैसे ग्रेविटी वैसे ना। ग्रेविटी में कैसा होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम जैसे ग्राउंड पे हूं मैं और मैं हाइट h पे ऑब्जेक्ट को लेके गया, तो व्हाट इज द वर्क डन? इट इज mgh, राइट? इट डजंट मैटर दैट आई गो स्ट्रेट, वेदर आई गो लाइक दिस, वेदर आई गो लाइक दिस, कैसे भी जाओ, एज लॉन्ग एज हाइट कवर इज h, ठीक है, वी से वर्क डन इज mgh। तो पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है ग्रेविटी, है ना? वैसे ये भी है, समझा? ठीक है। ऑल्सो अगर पाथ इंडिपेंडेंट होता है तो हम बोलते हैं कि वर्क डन राउंड ट्रिप इज 0, मतलब मैं यहां से यहां गया तो 10 जूल्स कर रहा हूं वर्क, तो वापस आऊंगा तो -10 ही करूंगा, ठीक है। तो इसलिए बोला वर्क डन राउंड ट्रिप इज 0, आरटी मतलब राउंड ट्रिप। समझ में आया कंजर्वेटिव फोर्स? तो कूलम्स फोर्स इज द सेकंड कंजर्वेटिव फोर्स। आई टोल्ड यू कि इन आवर सिलेबस वी हैव 3 कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटी, स्प्रिंग एंड इलेक्ट्रो। अब हम इलेक्ट्रो में आ गए, समझ में आया? तो वर्क डन याद रखना कि ग्राउंड ट्रिप में जाके आएंगे तो वर्क डन 0 ही होने वाला है, ठीक है। और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो कैसे भी जाओ वर्क डन विल बी ऑलवेज सेम। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, ये तो बता दिया तुमको मीडियम डिपेंडेंट है ना, वी डिस्कस दिस कि मतलब अगर मीडियम चेंज किया तो के विल चेंज ना, ओके। अच्छा, एक और अच्छा प्रॉपर्टी है, ये और सेकंड प्रॉपर्टी जो ये वाला प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है, वो दोनों ऑलमोस्ट एक्चुअली सेम ही है। लेट मी डिस्कस दैट बोथ, एक साथ ही डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है बताया क्या कि लेट्स से इफ आई हैव अ चार्ज Q1 और उसके बाजू में एक Q2 चार्ज है और Q3 चार्ज है, ऐसे इमेजिन करो बहुत सारे चार्जेस हैं, Q4 एंड ऑल दोस थिंग्स, देयर आर मल्टीपल चार्जेस इन द सिस्टम, ठीक है। तो क्या होगा देख, तो ये वाला जो चार्ज Q2 है, ये दोनों लाइक चार्ज है, इसको रिपेल करेगा, है ना, इस लाइन पे, बराबर। तो दिस विल बी द फोर्स बिकॉज ऑफ दिस इज द फोर्स बिकॉज ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा ये, राइट, है ना। ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली Q3 भी रिपेल करेगा उसको, बिकॉज पॉजिटिव इस लाइन पे, है ना, बराबर, ठीक है। तो उसका फोर्स देखो ऐसा होगा, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने सो दैट, तो ये दिस फोर्स विल बी ये लाइन पे फोर्स रहेगा किसका, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, बराबर ना। सिमिलरली ये भी इसको रिपेल करेगा, ठीक है। इसका फोर्स कहाँ रहने वाला है, ये लाइन ज्वाइन करेंगे और इसी लाइन पे ऊपर, समझ रहा है क्या? समझ रहा है ना, ठीक है। तो एक चार्ज पे अभी 3 लोग फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा कुछ। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन, चमका मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस है ना, अगर बहुत सारे चार्ज रहेंगे तो फोर्स लगाने वाले ही है, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पे कि पहला प्रॉपर्टी जो ये बोल रहा है कि जैसे ये चार्ज Q1 है, समझ लो Q2 ने इसके ऊपर 20 कूलम का फोर्स लगाया, ठीक है। इसने 20 लगाया, समझ लो, इसने लगाया 30, इसने लगाया 10, सब लोग अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो लेट्स से आई इंट्रोड्यूस वन मोर चार्ज, ठीक है, Q5। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी और चार्ज के प्रेजेंस के वजह से दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर Q2 Q1 पे 20 लगा रहा था तो अभी भी 20 ही लगाएगा, चाहे तो कुछ कितना भी चार्ज लगा दे यहाँ पर। So the other charges in the vicinity do not affect the force between these two charges। समझा? Q2 अगर Q1 पे 20 लगाया था तो हमेशा 20 ही लगाएगा, ठीक है। अगर Q3 30 लगाया था तो हमेशा 30 लगाया, चाहे तो Q5 डाल, चाहे Q6 डाल, चाहे Q7 डाल। समझा प्रॉपर्टी, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस ऑफ विसिनिटी। इसमें डिपेंड नहीं करता कि बाकी कौन क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जितना फोर्स पहले लगाया था वो अभी भी उतना ही लगाएगा, उसी डायरेक्शन में भी लगाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाउएवर जब तुम नए चार्जेस डालते हो तो क्या होगा कि और फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर, इजंट इट? तो नेट फोर्स विल चेंज। समझ में आ गया? देखो अभी और चार्ज डाले तो इस पे और लोग फोर्स लगाएंगे ना, तो नेट फोर्स अभी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन यू पुट मोर चार्जेस व्हाट विल चेंज? नेट फोर्स, बट इट व्हाट विल नॉट चेंज इज द बिटवीन टू चार्जेस। समझ में आएगा? अच्छा, और अगर नेट फोर्स निकालना तो कैसे निकालोगे? वेक्टर एडिशन करेंगे, वही लिखा है देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही लिखा है, ठीक है, यही लिखा है देखो। इसको तो सुपरपोजिशन बेसिकली, वेक्टर एडिशन बेसिकली, कि फोर्स ऑन 1 इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 + 3 + 4 एंड पार्टिकल। एनी क्वेश्चन टिल दिस स्टेप? सबको ये प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? ठीक है, आई विल पॉज, यू राइट और यू आस्क मी एनी क्वेश्चंस। So see what we have understood यहाँ पे कि if I have to get net force on any charge, I have to add all the forces by other charges on this charge, right?
दो सम्स दिखाते हैं तुमको, बहुत सिंपल सम्स है। एक मैं करूंगा, एक तुम करोगे, ठीक है। जैसे जैसे इक्वल ट्रायंगल है जहां पे भी है चार्ज Q Q Q, ओके, लेट्स टेक दिस एज माइनस एंड साइड ऑफ द इक्वल ट्रायंगल इज गिवन एज A. This is, they have given this is equi triangle, okay. They're asking us, let's name them, let's call this as point A, this is point B and this is point C. Question to you is find net force on charge at B. B पे जो चार्ज है उसमें नेट फोर्स निकालना है, ऐसे बोल रहे हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, दिस इज Q, this is Q, this is minus Q. I want net force on this guy. समझा? क्वेश्चन समझ में आया? Now who will give force on this charge? On B we'll get force because of this guy and this guy, A and C, है ना? अब देखो, A जो है will it attract or repel B? Repel. Repulsion has to be on the same line, like this. This is force on B due to A. What is the value? It is K Q1 Q2, that is Q squared upon R square, which is A square. चमका? समझा क्या? ठीक है, नेक्स्ट और बताओ। ये वाला अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कैसे अट्रैक्ट करेगा, किस तरफ? इसी लाइन पे, लाइन जॉइनिंग पे द फोर्स हैज टू बी लाइक दिस, दिस इज द फोर्स। डू यू एग्री? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? इट विल बी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon R square. You should know that in vector quantities we don't put the sign of the charge. मतलब यहाँ पे you should understand, क्योंकि हमने डायरेक्शन बना दिया इसलिए यहाँ पे you should write actually, जहाँ पे कूलम लिखा है हमने कि without sign. I get the point. Because we are already going to draw direction. हम फोर्स का डायरेक्शन बनाने वाले हैं, तो डायरेक्शन में वो साइन अकोमोडेट हो गया है। इज मेकिंग सेंस? जब मैंने इसको अट्रैक्टिव बनाया, ठीक है, तो आई ऑलरेडी कंसीडर इज नेगेटिव, राइट? तो नो नीड टू कंसीडर अगेन। इज मेकिंग सेंस? तो व्हेन यू आर राइटिंग द फॉर्मूला, डोंट पुट द साइंस। वेक्टर क्वांटिटी में वी डोंट पुट द साइन। यहाँ देखो, नेक्स्ट, सॉरी, A स्क्वायर, ओके। दिस इज फोर्स 1 फोर्स 2, बोथ आर इक्वल F ना, तो मैं इसको F BC लिखेंगे, राइट? ओके, तो नेट फोर्स कहाँ पे आएगा? दिस इज द नेट फोर्स, राइट? पैरेललोग्राम लॉ, है ना? व्हाट इज दिस नेट फोर्स का वैल्यू? नाउ यू नो दैट व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज 60, तो दिस एंगल हैज टू बी 120. So I will say F net should be root of F square. ये F और तो ये भी F होगा because वैल्यू सेम ही है. F square plus 2F square cos 120. What is cos 120? It is cos 90 plus 30, which is minus sin 30, which is minus half. Cos of 90 plus theta, 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, है ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है क्या? नहीं, साइन पॉजिटिव है, तो इसलिए cos को नेगेटिव रखा। समझा? ठीक है, व्हाट डू यू गेट? F square plus F square plus 2F square into minus half. Cancel. F square cancel. F you get. Answer is KQ square upon A square. That's the answer. Getting it? समझ आया सबको? पक्का? कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ रिजल्टेंट निकाला बस। कितने जो भी फोर्स एक्ट करे उसका रिजल्टेंट, both forces are equal, so I can say that this angle has to be 60 because F and F are equal, so exactly center it will be. Any questions, anyone? Are you able to understand this? What is the logic? You calculate individual forces first and then you take the vector sum. Sir, how do you get FBC and FBA? K Q1 Q2 upon R square. Force on B due to A, K Q1 Q2 upon R square. Force on B due to C, K Q1 Q2 upon R square. A square here. Cos 120 you want, na? What is the formula? A square plus B square plus 2AB cos theta. How do you get cos 120? If there is 90, so you have to change the trigonometric function. And all silver teacups you have to use. All silver. Second quadrant में who is positive? Sin. Is cos positive? No, तो इसलिए negative answer. समझा?
So always look at the question, not the answer. You change it because there is 90 there. 90 or 270 you change. 180 or 360 you don't change. समझा? 90 ऐसे change किया. Okay. And then cos है इसलिए negative. Second point. समझा? अच्छा. You have to try this problem. This is Q, 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 Q square side A. Side A. Let's name that A, B points को name कर रहे हैं. C, D. I want net force on charge at B. Pause the video and get the answer. Do it. Let me solve that problem for you. Look at this. Look here and tell me how many forces on this charge? One because of A, one because of C, other because of D. Because of A, it has to be repulsive like this. And because of C also repulsive like this. ठीक है, and we know the values यहाँ पे ये भी F होगा और ये भी F होगा. The value will be K Q square upon A square, right? Both of them. Because distance is same, charge is same. Do we agree here? And then we should have one more force because of this D wala charge. And how it would look like this. It should look like this, right? And it has to be along the diagonal. Correct? Okay. What's the value? It should be F dash is equal to K Q square upon root 2A cos square. And that should be K Q square upon, isn't it? K Q square upon 2A square. Do we agree or not? Now, my job is to find resultant of these three forces. And if I get that, I have my net force on B. है ना? अगर इन तीनों का फोर्स का रिजल्ट मिल गया तो काम हो जाएगा. ठीक है. अब इसको स्ट्रेटेजिकली कैसे करना चाहिए देखो. आई से कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं. दोनों इक्वल है ना? दोनों इक्वल है ना? तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आना चाहिए. तो एग्जैक्ट बीच में मतलब लाइक दिस ऑरेंज वन इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस एंड द वैल्यू विल बी हाउ मच? √2f was f square plus f square plus 2f square cos 90 is 0. ठीक है. तो I have है ना √2f. समझ में आया क्या? Like Pythagoras theorem. ठीक है. This is √2f. So what is the net force now? Now I have to just get resultant between √2f and f dash. Two forces on the same line in the same direction. Net force would be what? Just you can simply add them. है ना? अरे सेम डायरेक्शन में है तो हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो आंसर क्या आएगा? इट विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. माय आंसर इज के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन. इट्स 1/2 प्लस √2. इज मेकिंग सेंस? ठीक है. आई होप यू गॉट अ सॉल्यूशन. विल राइट इट लेटर. ओके. बट आई होप यू गॉट अ सॉल्यूशन. समझ में आया? यू विल ट्राई फॉर दिस. Give one some homework. Okay. Homework सब में क्या है देखो. This is Q, 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 Q hexagon, a regular hexagon. ठीक है. With the side A. Let's say you want net force on this guy. Find net force on this charge. ये होमवर्क है. ओके. ट्राई करना. एक अच्छा सा भी सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. Look at this one. हाँ, clock problem. ठीक है. So what do I have? I have 12 coulombs here, 1 coulomb here, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जैसे क्लॉक में होता है वैसे ही हर एक नंबर्स को I have given that much coulomb of charge. Okay. सेंटर पे I have 1 coulomb. ठीक है. सेंटर वाले पे 1 coulomb है and this dial distance is let's say 1 meter. ये distance 1 meter दिया है. This is constant, right? Okay. Question is find net force on 1 coulomb at center. That's the question. ठीक है. Now how will I solve this? कैसे मिलेगा बोलो? See first of all हमें सबका निकालना पड़ेगा. देखो. ठीक है. What you will realize is this. कि तो समझो मतलब इसको कि थोड़ा सा ऐसा होगा ना.
See what I'm trying to do is divide it into those numbers now 1 2 3 4 5 6 and each angle should be how much 360 degrees को how many parts में we are dividing 12 ना तो what do I get 30 मिलेगा समझ में आएगा ठीक है so all of these angles are 30 first of all and second of all you understand look at this very carefully okay see यहाँ पे देखो और समझो जरा इसको कि let's say if I take 6 coulomb 6 coulomb will repel इसको ऊपर की तरफ right like this है ना रिपेल करेगा ना 6 coulomb बराबर ना कैसे रिपेल करेगा इसको ऐसे रिपेल करेगा और 12 coulombs ऑपोजिट कौन बड़ा फोर्स है 12 वाला अच्छा व्हाट इज दिस वैल्यू दिस 6 coulomb वाला वैल्यू विल बी k q1 q2 which is 1 into 6 upon 1 square तो 1 into 6 upon 1 square is 6 की है ना समझ में आ गया k q1 q2 upon 1 square right that will be 6k ठीक है सिमिलरली 12 का फोर्स कितना होगा k q1 q2 upon 1 square that is 12k बोथ आर ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ठीक है तो ऑब्वियसली क्या 6k और 12k में रिजल्टेंट क्या आएगा 6k डाउनवर्ड्स राइट यू अंडरस्टैंड दिस तो आई हैव ए 1 4 6k लाइक दिस समझ में आया चलो नेक्स्ट लुक एट दिस 1 and 7 सेम इक्वल ऑपोजिट है ना तो यहाँ पे यू हैव 7k यहाँ पे यू हैव 1k सब करके क्या बनेगा 6k which side that side तो I have 6k that side समझा ऐसे ही 2 और 8 में 8 will dominate 6k like this है ना समझ में आ रहा है क्या 3 और 9 में 6k that side like this ठीक है 10 4 6 समझ में आया क्या making sense ठीक है and again 11 5 6 again सब 6 हो जाएगा ठीक है 0 क्यों होगा सब सेम डायरेक्शन सब ऑपोजिट है क्या और ये सब ऑपोजिट है क्या तो फिर ऑल आर 6 है तो लेट्स कॉल देम f is equal to 6k ठीक है ऑल आर f's डू वी एग्री समझ आया क्या अच्छा तो दिस इज आल्सो f दिस इज आल्सो f also f this is also f if I get resultant of all of these f's I have my net force समझ में आ गया ठीक है and it's so simple see ठीक है you understand समझो इसको ठीक है ये एंगल 30 है और ये भी 30 है ना which means this f का I have two component ये वाले f का दो component आएगा towards the angle cos component away from the angle so I have f cos 30 and then I have f sin 30 ठीक है सिमिलरली इसका f का भी f cos 30 and then you have f sin 30 राइट समझा क्या समझा f sin तो यू नो दैट ये f sin 30 और ये f sin 30 कैंसिल हो जाएगा है ना दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन ना ठीक है दिस विल गेट ऐड अप समझ में आएगा सी ये जो f है इसका दो कंपोनेंट है एक cos और एक sin राइट इस f का दो कंपोनेंट है एक cos और एक sin cos कंपोनेंट विल ऐड अप sin कंपोनेंट गेट कैंसिल्ड समझा तो ये दोनों f हो गए समझ में आया क्या सिमिलरली लुक एट दिस ये दोनों f को देखो इनके एंगल्स कितने हैं 60 बिकॉज हर एंगल 30 है ना दिस टोटल एंगल भी 60 राइट तो अगेन f cos f sin sin component cancel cos component add up so I have two more with f cos 60 f cos 60 समझ में आया क्या ठीक है देखो ये दो और ये दो लिपट गए ठीक है नाउ लुक एट द x एक्सिस में रिजल्टेंट फोर्स कितना है एक तो ये वाला ये ग्रीन तो कुछ नहीं किया मैंने है ना वो f प्लस 2f cos 30 प्लस 2f sin cos 60 सॉरी है ना इतना ही फोर्स है ना देखो ये दोनों हो गए ये वाला हो गया राइट कितने हो गए बचा कौन ये वाला अरे 1 2 3 4 5 1 is remaining 6 1 this is on x और y y पे आया बोली 1 4 f समझा तो रिजल्टेंट क्या होगा रूट ऑफ fx स्क्वायर प्लस नाउ इट इज जस्ट कैलकुलेशन समझ में कैसे किया मैंने ठीक है समझा देखो
ये x पे है और ये y पे है, उसको कुछ नहीं किया। जो लोग x और y पे नहीं है उनके कंपोनेंट्स ले लिए। I realize that कि when I take the components, you understand the cos components are getting added up, sin components are getting cancelled. समझ में आया क्या? ठीक है, सेम goes for these two guys. समझ में आया? तो उनको जो x वाले इनको ऐड कर लो, y वाले को ऐड कर लो, net fx net fy मिल गया, रिजल्टेंट विल गेट। नाउ इट्स जस्ट कैलकुलेशन। एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आया क्या? ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ सम्स आर वेरी कॉमन। व्हाट आई वांट यू गाइस इज टू ट्राई दिस वन। ये बात ट्राई करो, ये तुम कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सुनो। वी हैव 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे 16 कूलम, 3 मीटर पे 81 कूलम, ऐसे करते करते 10 मीटर पे आई हैव 10,000 कूलम्स। समझा? ऐसे हर पॉइंट पे आई हैव केप्ट चार्ज। ठीक है, 10 तक ही है, शुरू किया 1 से, खत्म कर दिया 10 पे। ओके, इतना ही है ना। क्वेश्चन पूछा कि ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है 1 कूलम, फाइंड नेट चार्ज ऑन दिस 1 कूलम एट ओरिजिन। समझ में क्वेश्चन क्या है? 1 कूलम जो है ओरिजिन पे, उसका नेट फोर्स चाहिए मुझे। पॉज इट एंड ट्राई। इसके लिए जगह छोड़ दो। फोन एक मिनट, मेरा फोन कहाँ है? Also it increases 1 minus सी, ये जो 1 कूलम है, इस पे कौन फोर्स दे रहा है? ये वाला सारे दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला फोर्स निकालते हैं। तो आई से नेट फोर्स ऑन 1 कूलम इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू दिस 1 मीटर वाला चार्ज, देन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू दिस 2 मीटर वाला चार्ज, एंड सो ऑन अप टिल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू दिस 10 मीटर वाला चार्ज। करेक्ट? लेट्स स्टार्ट विद 1 मीटर। ओके, तो फॉर्मूला विल के Q1 Q2 दैट इज 1 into 1 is 1, है ना, अपॉन 1 स्क्वायर। तो यू हैव 1, तो यहाँ पे 1 ही मिलेगा, तो K ही मिला। ओके, नेक्स्ट अगेन K Q1 Q2 दैट इज 16 into 1 अपॉन 4। ठीक है ना, प्लस K Q1 Q2 दैट इज 81 by 3, है ना। ऐसे चलते रहेगा। 81/9 माय बैड। by 3. ठीक है, 9 आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यू हैव के Q1 Q2 10,000 अपॉन 100। ठीक है, के कॉमन निकालो एंड यू विल सी दैट इट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, राइट? एंड दिस सम ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच इज, व्हाट इज द फॉर्मूला? What is the formula? n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. ठीक है, तो I'll use n मतलब यहाँ पे 10 है ना, into 10 plus 1 which is 11 into 2 21 upon 6. That's answer. समझ आया क्या? ठीक है, समझ आया? This is sum of squares. Sum of squares. Sum of squares of n natural number. If you have 1 square plus 2 square, this is 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. You should do this formula. Okay? Sum of n squares. ठीक, अच्छा रुको, मुझे एक सम होमवर्क देना है। I'll explain you how to solve this problem. ठीक है, you will try and then we'll move ahead. Look at this sum. Q1 Q2 two charges separated by distance r. दोनों डिस्टेंस r दे, Q1 को पकड़ कर रखा है, फिक्स्ड है। Q2 को छोड़ दिया हमने, तो क्या होगा? रिपेल होएगा। ठीक है, रिपेल और डिस्टेंस विल इंक्रीज, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड देन इट विल रिपेल, राइट? रिपेल डिस्टेंस इंक्रीज हो, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे स्पीड भी कम कम होगा, राइट? एट द डिस्टेंस 2r व्हाट इज द स्पीड? डिस्टेंस बड़ा r है ना अभी, ठीक है, ये दूर दूर जाएगा। जैसे डिस्टेंस 2r होगा तो कुछ तो स्पीड होगा उसके पास। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट डिस्टेंस 2r? समझ में आया? इसको करेंगे कैसे? हम लोग एज्यूम करेंगे डिस्टेंस x पे है। Find acceleration, force and then acceleration. Once you get acceleration, you will get a in terms of f in terms of x मिलेगा, a in terms of x मिलेगा। a मिल गया तो v कैसे ढूंढते हैं? By integrating. Remember s v a, we are going right. हम लोग डेरिवेट करते हैं, पीछे आते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे a पता है तो v निकालो। लिमिट्स क्या लगाना है तुमको? Your initial position is r and final position is 2r. You solve your answer. ये लंबा मेथड है सॉल्व करने का। लेटर व्हेन वी लर्न पोटेंशियल एनर्जी इसको एक स्टेप में करेंगे, बट आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस सम। समझा क्या? दिस सम नंबर 1 होमवर्क। सम नंबर 2, अब इसका मैं हिंट नहीं दूंगा, ये तुम खुद से ही कर सकते हो। ठीक है, एक चार्ज Q1 है जो फिक्स्ड है। ठीक है, एक चार्ज Q2 है which might slide, क्योंकि उसका मास m है,
बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ Q2, बट ग्राउंड में ग्राउंड और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन है, समझ में आएगा? तो अगर फ्रिक्शन इनफ है तो ऑब्जेक्ट जहां है वही रहेगा, राइट? अगर फ्रिक्शन कम पड़ जाएगा तो वो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है? तो पूछा है कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट दिस Q2 डजंट स्लिप। समझा? फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट Q2 डजंट स्लिप। इस मेकिंग सेंस? समझा क्वेश्चन कैसे किया? ब्लॉक ऑफ मास m, चार्ज Q2, ठीक है, विल बी रिपेल्ड बाय Q1 at a distance d, okay? Find how much friction should be there so that the block doesn't slip. You have to just balance the forces, you'll get the answer. समझ में आया? ठीक है, करो। मैं स्लाइड भेज दूंगा।